नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इंजीनियर वाईफाई पर। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 में आई टेक्नीशियन ए की नई वैकेंसी के से रिलेटेड, जैसे बेसिक पे, ग्रॉस पे, एचआरए, टीए, टेक्निकल ट्रेवलिंग अलाउंस, एनपीएस, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, वर्किंग आवर्स और इन्वायरमेंट, प्रमोशन पॉलिसी, उसके बाद कैरियर ग्रोथ क्या है, उसके बाद एलडीसी इंटरनल प्रमोशन क्या होता है, उसके बाद हायर स्टडी के कितने सारे ऑप्शन होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हमने एसटीबी के पर ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना दिया है। तो अगर आप एसटीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप वो उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ए पोस्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो यानी इस तरह से टेक्नीशियन पोस्ट के ये जो वीडियो है, जो कंप्लीट रोड मैप होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन के बाद का जो ये रियल एक्सपीरियंस जो आपको एहसास होगा, जो हम आपको बताते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स है आपको जब दिमाग में आएगी तो आपको एक तरह से अलग ही एहसास मिलेगा, और अंदर से एनर्जी और इमोशन और मेहनत के साथ आप एक तरह से सेप्टेम्बर 11 में के जो वैकेंसी आई है लग जाइए। जल्द ही उसका जो फुल नोटिफिकेशन आएगा, आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अबाउटली इस वीक तक वो वेबसाइट पर भी आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा कि टेक्नीशियन ए की बेसिक पे और उसके अलाउंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट है सैलरी स्लिप के ब्रेक डाउन, मतलब हमसे सैलरी स्लिप, सैलरी में क्या क्या उसकी जो एचआर क्या होती है, एचआर कितनी % मिलती है, उसके बाद कितनी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, उसके बाद हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में बात करेंगे, और अलग अलग अलाउंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लीव पॉलिसी देखेंगे, कितनी सारी लीव मिलती है डीआरडीओ में। उसके बाद प्रमोशन रूल्स और उसके कैरियर ग्रोथ टेक्नीशियन ए के क्या क्या कैसे प्रमोशन होता है, कितने सालों के बाद होता है, और उसके लिए कौन सी कमेटी बैठी है, इंटरनल या एक्सटर्नल। उसके बाद हम देखें कि एलडीसी जो इंटरनल डायरेक्ट आप एसटीबी कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्किंग डे और उसके वर्किंग आवर और शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। कितनी डे का वर्किंग होता है, कितना घंटा का वर्किंग होता है, और क्या शिफ्ट में होती है या नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल फैसिलिटी। तो डीआरडीओ में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको अलग अलग डिग्नेशन वाइज मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, और वाटली सभी को डीआरडीओ एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे टीडी और ओटी के बारे में। अगर आप आउट स्टेशन जाते हैं या कहीं दूसरे लैब में जाते हैं तो आपको टीडी मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टीडी का कितना अमाउंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओटी ओवर टाइम। अगर आप जो 8 आवर से ज़्यादा काम करते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट पे करती है। तो ओटी ओवर टाइम के बारे में देखेंगे कि मंथली कितना ओटी आता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। वो क्या होता है, एक तरह से रिटायरमेंट प्लान होता है। तो एनपीएस के बारे में बात करेंगे कि कितना एवरी मंथ एनपीएस में पैसा जमा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 पॉइंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो कुछ न कुछ चीज़ों की आपको एक तरह से अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि डीआरडीओ हर लैब ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉय को ईयरली ट्रेनिंग देती है। तो ईयर में ये 1 ईयर में आप 2 बार 3 बार से ट्रेनिंग कर सकते हैं अपने जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो लैब के लिए सही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हैं। उसके बाद हायर स्टडी, अगर आप चूँकि टेक्नीशियन आईटीआई पर ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर डिप्लोमा करने का मौका मिलेगा। वहाँ आपको डिप्लोमा भी कर सकते हैं, और उसके बाद बीएससी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी, आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगा, ताकि आप सीएसडी कैंटीन से आप उस सामान को, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट के सामान को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले रियल एक्सपीरियंस। तो हम बात करेंगे कि कैसा एहसास होता है, क्या कैसा फीलिंग आती है वर्क करने के बाद डीआरडीओ में, तो क्या एहसास है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपको मोटिवेशन देगा, जो आपको स्टडी के लिए, वो सैलरी अलाउंस के मोटिवेट करने वाला है आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
कि जो टेक्नीशियन ए के जी जो टेक्नीशियन ए जो कोई लोग ज्वाइन करते हैं, जो ITI पर जो ज्वाइन करते हैं, उनको जो ग्रॉस पे मिलती है 46,468 रुपया ये ग्रॉस पे होता है टेक्नीशियन ए के लिए। जो जिसकी जो बेसिक जो पे होती है, जो पे लेवल 2 से स्टार्ट होती है। पे लेवल क्या होता है? पे लेवल 2 से स्टार्ट होती है। जो इसका जो बेसिक पे होता है 21,000 कितना होता है? 21,100 से स्टार्ट होता है। 21,100 के लिए बेसिक पे कितना होती है? पे लेवल 2 होती है। तो जो यहाँ ग्रॉस पे कितना बन जाता है? टोटल 46,468 बन जाता है। अब इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रैंक के यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि रैंक क्या है। रैंक क्या है? जो लेवल है, तो रैंक क्या है? टेक्नीशियन ए है। और लेवल क्या है? पे लेवल 2 है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है कि 3% का इंक्रीमेंट एवरी ईयर देती है। तो हर जनवरी या जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, साल में एक बार लगता है। वो या तो जनवरी में लगेगा या जुलाई में लगेगा। तो ये हमारा दोस्त का सैलरी स्लिप है। तो ये इनका जो जनवरी में इंक्रीमेंट लगने वाला है, जनवरी 2026 में। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि बेसिक पे क्या होती है। तो बेसिक पे होता है जिससे हम ज्वाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे लेवल 2 है, तो पे लेवल 2 के लिए जो बेसिक पे कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 21,100 है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं DA, महंगाई भत्ता। तो हम ये बात करेंगे महंगाई भत्ता क्या होती है। तो महंगाई भत्ता क्या होती है? तो महंगाई से ही पता आपको चल रहा है कि यहाँ पर जो क्या दिनों दिन के हर चीज़ों की जो सामान का जो रेट है जो बढ़ता जाता है। तो इस चीज़ों को जो गवर्नमेंट होती है, जो अपनी एम्प्लॉय को इस चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, इस पर ओवरकम करने के लिए, तो महंगाई से एक तरह से सामना करने के लिए सैलरी का भी उसी तरह इंक्रीमेंट करती है। तो क्या होता है कि ये एवरी ईयर कुछ ना कुछ बढ़ता है। तो अभी का जो ग्रोथ जो DA हो चुकी है, DA का जो परसेंटेज है कितना है? 58% है। 58%। तो जो हमेशा जो DA होती है, डियरनेस अलाउंस जिसे कहा जाता है, ये क्या होता है? डियरनेस अलाउंस होता है। डियरनेस अलाउंस होता है। तो डियरनेस अलाउंस होता है जो बेसिक पे पर काउंट होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि DA कितना मिलेगा। तो हमारा बेसिक पे यहाँ कितना है? 21,000 कितना है? 100 है। ठीक है, 21,100 बेसिक पे है। इसका कितना होगा? 58%। तो इसका जब 58% करेंगे तो ये आ जाएगा 12,238 रुपया आ जाएगा। ये 12,238 रुपया क्या हो जाएगा? DA आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा पैन में कि ये जो 12,238 क्या हो गया? DA हो गया, जो बेसिक पे का 58% होता है। ये जब 2023 में हम लोग थे तो ये कम था, 48 था, फिर 51 हुआ, 54, ऐसे बढ़ते बढ़ते 58 हो गया। अभी जो नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि ये जो बेसिक पे है या है, जो पे लेवल जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। 7th पे कमीशन अभी चल रहा है। इससे पहले क्या था? 6 पे कमीशन था। तो 6 पे कमीशन से 7th पे कमीशन हुआ। लगभग 7 से 8 ईयर्स तक कमीशन रहता है। तो 7th पे कमीशन अभी है। तो इसका अभी जो नेक्स्ट ईयर 2026 में जो आने वाला है, अभी 8 पे कमीशन आने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 8 पे कमीशन आएगी तो जो बेसिक पे यहाँ पर कितना है? बेसिक पे अभी 21,000 है। तो यहाँ पर देखें कि 21,000 कितना है? 100 है। तो जब 8 पे कमीशन आएगी तो इसकी जो बेसिक पे हो जाएगी, जब 8 पे कमीशन में कोई लोग ज्वाइन करेंगे, तो उस कंडीशन में बेसिक पे लगभग 2 टाइम्स होने वाला है। तो अभी 21 है, तो अबाउटली मान सकते हैं कि 40 या 45,000 हो जाएगा बेसिक पे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है कि क्या होगी कि ग्रॉस पे पर काफ़ी इफेक्ट होगा। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद DA देख लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर TA के बारे में बात करेंगे। क्या है? नहीं, TA से पहले HRA है। तो HRA क्या क्या होता है? तो HRA जो होती है जो सिटी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि HRA कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आप X सिटी में है, Y सिटी में है, Z सिटी में है, तो यहाँ जो लोकेशन है, जो बेंगलुरु का जो लोकेशन है, तो बेंगलुरु का जो X सिटी में आता है, तो यहाँ 30% HRA मिलती है। Y सिटी में इसी तरह इससे कम होता है, कम होते जाता है, 12% ऐसे अबाउटली रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 21,100 क्या है? बेसिक है। तो इसका 30% करेंगे। तो जब इसका 30% करेंगे तो ये आ जाएगा 6,330 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? वो बेसिक पे का ये हमारा HRA जो होगा 6,600 क्या हो गया? 30 HRA मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे TPT और TPDA है। तो हमारे यहाँ दो चीज़ दिया हुआ 1,350 है और 783 है। तो ये हम देखेंगे कि कैसे हमारा अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो एक होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, एक होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। यहाँ क्या है? TPTDA है, डियरनेस अलाउंस। तो इसके बारे में हम देखेंगे और समझेंगे अच्छा से कि कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे हमें एक तरह से ये हमें मिलता है।
तो सबसे पहले जो हमारा जो टीए होती है, दो चीज़ होती है, टीए होती है, एक होता है टीए, डीए होती है। एक होता है ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, जिसे टीपीटी भी कहा जाता है, टीपीटी कहा जाता है, इसे कहा जाता है टीपीटी, डीए कहा जाता है। तो ये दोनों सेम चीज़ है। तो ये होता है जो ये एक तरह से ये बेसिक पे पर डिपेंड करता है, ये हमारा एक तरह से फिक्स होता है, बेसिक पे या पे लेवल पर डिफाइन होता है। ये होता है जो डीए पर डिपेंड करता है, क्योंकि डीए जितना चलता है ना उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करते रहता है। तो अभी जो डीए है कितना है, 58% है। इसके बाद इसका देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो चूँकि टेक्नीशियन जो ये हैं वो पे लेवल 2 पर ज्वाइन करते हैं, तो पे लेवल 2 पर ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा क्या है, 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे टीए कितना मिलती है। तो अगर पे लेवल ए 1 पर कोई ज्वाइन करते हैं तो उनको टीए कितना मिलती है, 1350 मिलती है। 2 पर ज्वाइन करते हैं उनको भी 1350 मिलती है। लेकिन अब जब पे लेवल 3 में जाते हैं, मतलब टेक्नीशियन ए से सॉरी टेक्नीशियन बी में जाते हैं, तो आपको पे लेवल 3 मिलता है। तो वहाँ पर आपका जो टीए मिलती है 3600 मिलती है। लेकिन आप जब फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपका जो टीए मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको 1350 मिलेगी। तो ये हो गया 1350 प्लस। अब यहाँ हमारा क्या है, टीपी डीए हो गई, टीपी टी डी डीए मैंने डियरनेस अलाउंस। तो ये क्या होता है कि जो ट्रेवलिंग अलाउंस तो ये हो गया, चूँकि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमको एक्स्ट्रा और मिलता है इसके अकॉर्डिंग। तो 1350 पर क्या कैलकुलेट होगा, 58%, क्योंकि ये क्या होगा, हमारा महंगाई को एडजस्ट करने के लिए ये हमें मिल रहा है, ये तो फिक्स है। तो 1350 ये वाला हो गया, आप प्लस कितना हो गया, 1350 का हमारा 58%, तो कितना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 783। तो ये हमको टोटल जो टी ए ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब हमें क्वार्टर से ड्यूटी जाने के लिए लैब में हमको टोटल इतना मिलती है टेक्नीशियन ए के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं सैलरी स्लिप में कि 1350 प्लस 783। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, टीए जो मिल गया 1350 हो गया, उसका 783 क्या हो गया, टीपीटी डीए हो गया। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाला है एनपीएससी 14%, उसके बाद एनपीएससी 10%। यहाँ पर देख सकते हैं 10% के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि एनपीएस क्या होती है। तो एनपीएस के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे हम एनपीएस के बारे में लिखते हैं। इसका क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम होता है, न्यू पेंशन स्कीम होता है, ठीक है। तो न्यू पेंशन स्कीम क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, सॉरी। तो न्यू हो गया, पेंशन हो गया, और क्या हो गया, स्कीम हो गया, SCHEME स्कीम हो गया। तो क्या होता है कि न्यू पेंशन स्कीम एक तरह से रिटायरमेंट प्लान होता है एम्प्लॉय के लिए। तो क्या होता है, इसमें दो टाइप का होता है, एक तो 14% होता है और एक होता है 10% होता है, ठीक है। तो 14% क्या होती है ना, बेसिक पे का प्लस डीए का। तो बेसिक पे प्लस डीए, तो बेसिक पे कितना होती है टेक्नीशियन ए के लिए, 21,000 क्या होती है, 100 होती है, ठीक है। प्लस डीए कितना हो गया, तो डीए हो गया 12,238 हो गया, 238 हो गया। तो इसका क्या हो गया, 14% हो गया, ओके। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा 14% हो गया, 14% हो गया। दूसरा क्या है, बेसिक पे मतलब 21,100 का प्लस डी है मतलब 12,238, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10%, इसका हो गया 10/100। तो ये हमें क्या होती है, गवर्नमेंट देती है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है कितना, बेसिक पे प्लस डीए का 14% गवर्नमेंट देती है। उसके बाद बेसिक प्लस डीए का 10% हमारे जो अकाउंट में जो एक तरह से ग्रॉस पे बनता है उससे डिडक्ट करती है। तो कुल मिला के 14% गवर्नमेंट दे रही है और 10% हमारे अकाउंट से काट रहा है। तो टोटल जो एनपीएस में जो जमा होता है, बेसिक प्लस डीए का 14% और प्लस बेसिक प्लस डीए का 10%, इतना हमारा एनपीएस अकाउंट में एवरी मंथ जमा होता है। तो हम यह देखेंगे कि ये कितना हो गया, तो बेसिक प्लस 14% का हम देखेंगे। तो ये हमारा सैलरी स्लिप में आप देख सकते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। तो एक हमारा जो 14% वाला हो गया उसका जो वैल्यू कितना हो गया, 4,667 हो गया। तो ये क्या हो गया, बेसिक प्लस डीए का हमारा 14% हो गया। और एक हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं एनपीएस का 10%, तो बेसिक प्लस डीए का मतलब बेसिक 21,100 प्लस 12,238 का 10%, ये हमारा ये हो गया 3,334 हो गया। तो ये जो हमारा टोटल जो ऐड होके एनपीएस में एवरी मंथ जमा होता है। तो कुल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल हमारा जो क्रेडिट हो रहा है, बेसिक हो गया, डीए हो गया, उसके बाद एचआरए हो गया। तो ये जो हमारा दोस्त है जो अभी क्वार्टर नहीं लिया है, तो जब क्वार्टर नहीं लेते हैं तो उनको क्या होता है, एचआरए पे करती है सरकार, ये बाहर रह सकते हैं
तो आपको एचआरए दिया जाएगा। उसके बाद बाकी हमारे एनपीएस हो गया, तो इसकी जो टोटल जो ग्रॉस पे कितना बन रही है, 46,468 बन रही है। तो एक देख सकते हैं कि एक तरह से काफ़ी अच्छा सैलरी है। तो 46,468 है। उसके बाद इसमें कुछ क्या होता है कि डिडक्ट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कुछ हमारा सी जी जी एच एस रिलेटेड होता है जो 30 रुपीज़ करती है। उसको बाद हमारा क्या सी जी एच एस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आपको जो सुविधा मिलती है आपके फैमिली को, जो आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको जो भी मदर हो गए, फादर हो गए, उसके बाद आपकी वाइफ हैं, उसके बाद 2 बच्चे को आपको हेल्थ फैसिलिटी दिया जाता है। तो ये उसके लिए एवरी मंथ 250 रुपया काटा जाता है। उसके बाद जो आपको गवर्नमेंट यहाँ दी थी 4,400 वो आपको काट लेगी। उसके बाद जो आपके अकाउंट से 3,000 जो बेसिक प्लस डीए का जो 10% था वो भी आपको कट कर कर एनपीएस में आपको एवरी मंथ जमा करेगी। उसके बाद कुछ कल्चरल सोसाइटी होती है, तो उसमें के लिए 30 रुपीज़ करती है। उसके बाद और भी चीज़ें यूनियन सपोर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए करती है। तो ये कुल मिला के हमारा जो सैलरी स्लिप था उसका पूरा ब्रेक डाउन हमने स्प्लिट कर दिए कि ये कैसे कैसे हमारे क्रेडिट होता है, कितना डिडक्ट होता है, आपको टोटल कितना ग्रॉस मिलने वाला है, टोटल जो आपको नेट पे मिलने वाला है तो कितना मिलने वाला है। यहाँ पर टोटल दे सकते हैं कि 38,067 रुपया आपको मिलने वाला है नेट पे इन हैंड। ये इन हैंड होती है। क्योंकि आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो क्वार्टर नहीं लेने की कंडीशन में आपको नहीं तो वीकली फ़ी लगता है, ना इलेक्ट्रिसिटी फ़ी लगता है, ना वाटर फ़ी लगता है, कोई फर्नीचर फ़ी नहीं लगता है। तो चलिए अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं सैलरी के बारे में, ग्रोस पे और नेट पे के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लीव पॉलिसी के बारे में देखेंगे कि आप जब काम करते हैं तो आपको कितने दिनों की छुट्टी मिलती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल जो डीआरडीओ में आपको 60 लीव मिलती है। सबके लिए 60 लीव मिलता है, सभी पोस्ट के लिए आपको 60 लीव ही मिलेगा। तो 60 लीव में कितनी कैटेगरी होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो 60 लीव होती है उसमें आपको कैजुअल लीव मिलता है। कैजुअल लीव को शॉर्ट में सीएल कहा जाता है। तो सीएल आपको 1 ईयर में आपको टोटल 10 मिलता है। 1 ईयर में कितना मिलता है? टोटल 10 मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाफ डे कैजुअल लीव। तो ये हमारा क्या होता है, एक एक्चुअली में मिलता नहीं है, या ये आप क्या है कि सीएल को ही आप हाफ हाफ करके लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप हाफ डे के लिए कहीं गए हैं तो आप 0.5 उसको ले सकते हैं। बिफोर अगर मॉर्निंग में गए हैं तो आप 0.5 करके ले सकते हैं। फिर कभी इवनिंग में चले गए हैं तो 0.5 करके हो जाएगा। तो एक सीएल में आपको 2 बार हाफ हाफ करके ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले अर्न लीव, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ईएल कहा जाता है। तो ये आपको टोटल 30 मिलता है। ये जो 30 मिलता है 2 स्लॉट में मिलता है, 15 और 15 करके मिलता है। 15 जो मिलता है जो फर्स्ट से 6 महीना के लिए मिलता है, ये जो मिलता है 6 से 12 महीना के लिए मिलता है। तो इस तरह आपको क्या मिलता है, टोटल 30 ईएल मिलती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एचपीएल हाफ पे लीव। ये क्या होता है? एचपीएल होता है। तो एचपीएल टोटल कितना मिलता है? 20 मिलता है। ये भी होता है 2 स्लॉट में मिलता है। एक तो एक बार में 10 मिलता है, फिर 10 मिलता है। ये जो 10 मिलता है पहला से 6 महीना के लिए मिलता है। ये 10 जो मिलेगा फिर 6 से 12 महीना के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कम्यूटेटेड लीव के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कैसे लिया जाता है? तो क्या होता है कि एचपीएल होती है जो एवरी ईयर 20 मिलती है। तो वो 20 ऐड होते रहता है। तो क्या होता है कि अगर किसी कारण बस आपको हेल्थ इशू हो गया तो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके केस में आप ले सकते हैं, कम्यूटेटेड लीव ले सकते हैं। अगर अगर आपके पास जो एचपीएल है 20 है तो आपको 20/2 मतलब 10 डेज के लिए आपको कम्यूटेटेड लीव मिल जाएगा। मतलब 10 डे आप उसको लीव लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हाफ पे लीव है। हाफ पे लीव का मतलब होता है कि अगर एक लेते हैं तो आपको आधा सैलरी को कट किया जाएगा। तो इस तरह अगर आप बिना सैलरी को काटाए हुए आप लीव लेना चाहते हैं तो आप 20 लगाएंगे तो आपको 10 दिन की छुट्टी छुट्टी मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी सैलरी नहीं काटा जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं यूएल ऑन मेडिकल ग्राउंड। तो ऐसी जो जो छुट्टी होती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है, जो क्रिटिकल कंडीशन में लिया जाता है, तो ये हमारा स्पेशल टाइप का लीव होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैटर्निटी लीव के बारे में। तो जो पैटर्निटी लीव होती है जो लड़कों के लिए होती है, तो जब पिता बनते हैं तो उस कंडीशन में 15 डेज के लिए पैटर्निटी लीव दिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से बच्चों के स्टार्टिंग में देखभाल के लिए। तो आप 15 डेज कभी भी ले सकते हैं, जन्म से पहले ले सकते हैं बच्चे के, या जन्म के बाद ले सकते हैं। तो आपको 15 डेज का कंटिन्यू एक बार में दिया जाता है। उसके बाद टोटल आपको 15 करके 2 बच्चे के लिए दिया जाएगा। उसके बाद पैटर्निटी लीव हो गया। उसके बाद डिसेबिलिटी लीव होता है, ये भी स्पेशल टाइप का लीव होता है, स्पेशल सीएल होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपनसेटरी ऑफ। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये क्या होता है? ये भी एक तरह से लीव होता है। तो अगर आप यहाँ क्या है कि वर्किंग डे क्या है, मंडे टू फ्राइडे है। तो अगर आप बात करते हैं ड्यूटी करते हैं सैटरडे को,
सैटरडे को ड्यूटी करते हैं, या मान लीजिए आप ओटी ओवर टाइम करते हैं, तो इस कंडीशन में अगर आपको सैटरडे करते हैं तो 8 घंटा का हो जाएगा, तो आपको एक कंपल्सरी ऑफ मिलेगा, मतलब कि एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। जैसे मंडे आप लगा सकते हैं, ट्यूसडे लगा सकते हैं, किसी भी वर्किंग डे में लगा सकते हैं। उसी प्रकार अगर ओटी करते हैं तो ओटी एक दिन में 3 आवर्स क्या होता है कि कर सकते हैं। तो अगर 3 दिन इसी तरह कर लेते हैं तो लगभग 9 आवर्स हो जाएगा, या 2 दिन और तो 3 दिन में 6 हुआ, 2 घंटा और करते हैं तो 8 घंटा के लिए करते हैं, तो आपको एक कंपल्सरी ऑफ मिलता है, मतलब एक दिन की छुट्टी मिलती है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपल्सरी ऑफ हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेशन लीव। तो स्टेशन लीव क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कि आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, टीटी पर जाते हैं, तो उस समय आपको लैब में रहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप आउट ऑफ स्टेशन है, तो उस समय आपको छुट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप उसको टीडी पर हैं, आउट ऑफ स्टेशन है। तो ये हमारा लीव होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि लीव हमारा जो होता है एक तरह से ऑनलाइन चीज़ होती है। ऑफलाइन यहाँ डीआरडीओ में प्रोसेस बहुत कम चीज़ें हैं और सभी ऑनलाइन डिस्प्लेस होती है। अगर आप जितना आपको सीएल कितना बचा हुआ है, आपको ईएल कितना बचा हुआ है, ये सब यहाँ लिखा रहेगा। हाफ पे लीव कितना बचा हुआ है, उसके बाद चाइल्ड केयर लीव लिए नहीं लिए, इन्हेंसमेंट कुछ है या नहीं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है या नहीं, आपको सब लिखा हुआ आता है। तो इस तरह आपको यहाँ पर शो होगा कि कितना आप कंसेप्टिव लीव लिए हैं, कैजुअल कितना लिए हैं, अन लीव कितना लिए हैं, आपको सब पूरा एक ग्राफ बना हुआ रहता है लीव का। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि सीएल होती है जो 6 महीने से पहले आप, मतलब जनवरी टू जो 6 महीने हैं जुलाई तक में, तो आप 5 से ज़्यादा सीएल नहीं ले सकते हैं। उसमें एक हमारा कंडीशन होता है, अगर 5 से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ये डायरेक्टर के पास अप्रूवल के लिए जाता है। अगर 10 लेना चाहते हैं तो जनरली अगर आपको 10 सीएल लगा कंटिन्यू लेना है तो आपको एक तरह से अगस्त सितंबर यानी 6 महीने के बाद लगा सकते हैं। तो बाकी हमारा जो लीव लगाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी हम क्या होती है, ऑनलाइन होती है। सभी ऑनलाइन चीज़ें हैं जो यहाँ डिस्प्ले होते रहती है। आपको एक ऑनलाइन एक तरह से अकाउंट बनता है जिस पर आप लॉगिन करके अपनी सैलरी स्लिप हो गया, अपना जो भी लीव डिटेल्स हो गया, मेडिकल अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन फैसिलिटी है डीआरडीओ में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि थर्ड पॉइंट हमारा है वर्किंग डेज और टाइमिंग एंड वर्किंग आवर्स और शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम यह देखते हैं कि जो डीआरडीओ वर्किंग डे होती है, जो 5 डेज का वर्किंग डे होता है, तो 5 डेज वर्किंग होती है जो क्या होती है, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे होती है। ठीक है। उसका जो टाइमिंग होती है जनरली कितना होता है, 8:30 से, जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है 8:30 से मॉर्निंग से 5 PM तक स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है। अगर आप इस में जाते हैं तो इस टाइम में आप निकल सकते हैं। अगर आप लेट जाते हैं, 9 o'clock जाते हैं, तो आपको क्या होता है 5:30 आना होगा। आप जितना लेट जाएंगे उतना लेट आएंगे, क्योंकि आपको 8 आवर पूरा करना है। उसके बाद बात करते हैं कि टोटल कितना होती है, 8 आवर्स की वर्किंग होती है। और शिफ्ट में कोई यहाँ वर्क जनरली नहीं होती है, और कोई क्रिटिकल कंडीशन होता है कि हाँ ये काम करनी है, तो बहुत रेयर 1% चांस होता है कि शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ जनरली शिफ्ट नहीं होता है, जनरल शिफ्ट होता है। बट ये हमारा जो टाइमिंग स्टैंडर्ड टाइमिंग हमारा ये है ड्यूटी का। नेक्स्ट देखते हैं वीकली ऑफ, सैटरडे संडे हमारा क्या रहता है, ऑफ रहता है। उसके बाद क्या होता है, जनरल ड्यूटी होती है, कोई शिफ्ट नहीं होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पर ओटी के बारे में। तो ओटी के बारे में हम अच्छे से डीपली से बात करेंगे, क्योंकि हमारा तो ओटी जो होती है एक तरह से ओवर टाइम होती है, मतलब कि आपको ड्यूटी आवर के जो अलावा जो आप काम करते हैं उसके लिए क्या होती है, गवर्नमेंट पे करती है। तो हम देखेंगे टेक्नीशियन लोगों की कितना ओटी मिलती है। तो यहाँ पर डीआरडीओ में जो फैसिलिटी है कि आप 1 मंथ में 25 आवर्स की ओटी कर सकते हैं। 25 आवर्स की ओटी कर सकते हैं। कहीं कहीं जो पॉलिसी अलग है कि 1 मंथ में नहीं, कि 2 मंथ का जो होता है स्लॉट होता है उसमें आप इतना 75 आवर्स कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो लैब में है कि 1 मंथ में आप 25 आवर्स कर सकते हैं, और एक दिन में आप कितना कर सकते हैं, एक दिन में आप 3 आवर्स ओटी कर सकते हैं, 3 आवर्स ओटी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लगभग 8 दिन ड्यूटी करेंगे तो 24, और एक दिन आओ 1 आवर करेंगे तो 25 घंटा हो जाएगा। तो ये जो टोटल कितना मिलती है इसके लिए, तो लगभग 7,000 आपको, 7,000 से 8,000 ओटी के रूप में आता है 1 मंथ में, अगर आप 25 आवर्स ओटी करते हैं तो ये हमारा ओटी हो गया, ओटी का कंसेप्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारा जो मेन और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो एक एम्प्लॉय के लिए अपने जो पर्सनल बैकग्राउंड से काफ़ी एक तरह से जो बेहतर और बेहतरीन चीज़ है। तो हम नेक्स्ट यहाँ देखने वाले हैं क्या है, प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ के बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि प्रमोशन जो टेक्नीशियन ए से लोग ज्वाइन करते हैं वो कहाँ तक बन सकते हैं, तो वो ऑफिसर लेवल तक बन सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि टेक्नीशियन ए से जो ज्वाइन करते हैं पहले क्या बनते हैं, फिर क्या बनते हैं, उसकी क्या
बेसिक पे रहती है और कितनी टाइमिंग रहती है, कैसा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है या असेसमेंट होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्नीशियन ये जो फ्रेशर ग्रुप में जो ज्वाइन करते हैं हमारा तो स्टार्टिंग में, तो टेक्नीशियन ये पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो उनका टेक्नीशियन क्या रहता है, टेक्नीशियन ये रहती है। उसके बाद पे लेवल क्या होता है, पे लेवल 2 होता है। उसके बाद हमने यहाँ बात करेंगे बेसिक पे। तो बेसिक पे क्या होती है, बेसिक पे होता है जो ज्वाइन करते टाइम हमारा 19,900 रहता है। यही क्या होता है कि हर एवरी ईयर क्या होता है 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो ये क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये तो हर ईयर कितना बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा, तो ये हमारा तो बढ़ते ही जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाला है कि प्रमोशन पॉलिसी की जो टाइमिंग है उसके बारे में देखेंगे। तो मिनिमम क्या होती है कि आपको 5 ईयर्स सर्विस चाहिए, तो अब आप प्रमोशन के लिए टेक्नीशियन बी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब देखते हैं कि टेक्नीशियन हमारा ए से बी बनने के लिए क्या क्या हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, असेसमेंट होता है एवरी ईयर। एक तरह से अपार जमा करना पड़ता है। एक तरह से वो एक बुक आता है किसकी तरफ से, सेप्टम की ओर से एक बुक आता है। तो इस बुक में क्या होता है, एवरी ईयर जो आपने काम किया है, जो आपने अचीवमेंट पाया है, जो अवार्ड पाया है, जो आपने ट्रेनिंग किया है, ये सभी चीज़ को क्या होता है एक तरह से अपार में लिखना रहता है। ये क्या रहता है, अपार एक तरह से बुक आता है, नोटबुक जैसा रहता है, वो पूरा लिखा रहता है। तो सेप्टम की ओर से भेजा जाता है, एवरी ईयर भेजा जाता है। तो आपको अपार में हर सारी चीज़ें एवरी ईयर लिखना रहता है। तो क्या होता है कि जब आपको 5 साल सर्विस हो जाती है, तो वो अपार का जो 50% जो वेटेज हो गया, उसके बाद आपको ये क्या होता है कि इंटरव्यू होता है, इंटरनली इंटरव्यू होता है। इंटरनली क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू ये जो हमारा जो इंटरनल कमेटी के मेंबर होते हैं, मतलब हमारे लैब के ही मेंबर होते हैं, वो आपको इंटरनल मतलब ये कोई बाहर जाना नहीं पड़ता, लैब के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन वही एसटीवी के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अपार वहाँ भी भरना पड़ता है। वहाँ भी हर 5 साल के बाद ही प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक्सटर्नल कमेटी होती है, मतलब आपको बाहर जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। लोग माने अलग अलग लैब के आते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आसान होता है, टेक्नीशियन ए से टेक्नीशियन बी बनना, बी से सी बनना काफ़ी आसान और जल्दी जल्दी लोग बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या वर्क फिर होती है। तो ये जो प्रमोशन हो गया, उसके बाद रोल की बात करेंगे, तो एक तरह से फील्ड टेक्निकल सपोर्ट के रूप में काम करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, इक्विपमेंट और मेंटेनेंस हो गया, इससे रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ वर्कशॉप में अगर दे दिया, वेल्डिंग शॉप में दे दिया, तो आपको मशीन पर काम करना रहता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप के डिवीज़न होते हैं, तो वहाँ आपको कई तरह के काम मिलते हैं। वहाँ पर आपको क्यूए में दे सकता है, तो कई तरह के काम होते हैं। उसका रूटीन एंड टेस्टिंग एंड डाटा कलेक्शन के रूप में आपको काम होते हैं। उसका असिस्टेंट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के रूप में भी काम करते हैं। साथ साथ में मिलकर एक तरह से काम करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई छोटा बड़ा, यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ सभी मिलकर काम करते हैं। उसके बाद ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है, तो भी आपको काम करना पड़ता है। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखेंगे टेक्नीशियन ए के रूप में आप जो ज्वाइन करते हैं, उसको यहाँ देखेंगे टेक्नीशियन ए से बी बनने के लिए क्या हमारा प्रोसीजर होता है। तो जब आप टेक्नीशियन ए से टेक्नीशियन बी बनते हैं, तो वहाँ पर आपको जो पे लेवल 2 से जो ज्वाइन करते हैं, आपको यहाँ पर पे लेवल क्या होता है, 3 हो जाता है। उसका जो बेसिक पे क्या होता है, 21,700 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ जो 21,700 जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपको जितना साल आपको जो हुआ है, उतना जो 3% का इंक्रीमेंट है जो जुड़ता जाएगा, कितना में, बेसिक में। अगर आप मान लीजिए 5 साल हो गया, तो इस तरह आपको बेसिक ऐसा रहेगा, वो एक तरह से जुड़ के मिलेगा। तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम नेक्स्ट कि उसके जो हमारा टेक्नीशियन बी होते हैं, वो ए से बी के लिए क्या होता है। तो वहाँ पर यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है। आपको 3 से 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। आपको हमारा असेसमेंट डेट आएगा, उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। अपार आपको जमा करते ही जाना है, जो सेप्टम से हर ईयर आता है। वो अपार एक तरह से फिल करके एवरी ईयर देना पड़ता है, आपको फिल करके देना पड़ेगा। और वो सेप्टम को जाती है, उसका 50% जाता है। उसके बाद आपको इंटरनल कमेटी बैठती है, यहाँ भी 50% होता है। और दोनों मिला के आपको एक तरह से जो स्कोर डिफाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन मिलता है। और जो काम होता है लगभग सेम ही होता है टेक्नीशियन बी के रूप में भी। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे टेक्नीशियन बी से जब सी आप बनते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, ये हमारा हो गया, ये रॉन्ग है। तो जब आप टेक्नीशियन सी बनते हैं, तो पे लेवल आपको क्या होता है, 4 हो जाता है। उस समय आपको बेसिक कितना स्टार्ट होती है, 25,500 स्टार्ट होती है। तो ये क्या होता है कि अगर आपका बेसिक पे कितना हो जाता है, 25,500 हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपको जो डीए हो गया, एचआरए हो गया, उसके बाद जो टीए हो गई,
ये सभी क्या होता है एक तरह से बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारा क्या होता है बेसिक पे के अकॉर्डिंग हर चीज़ वेरी करता है। तो इसीलिए डेजिग्नेशन बेस्ड जो हमारे को जो प्रमोशन होता है उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आप टेक्नीशियन सी अब जब हो जाते हैं तो आपको इस यहाँ से डायरेक्ट आपको जंप मिलता है, यहाँ पर डायरेक्ट आप टीए बन जाते हैं। मतलब इसको कहा टेक्निकल असिस्टेंट कहा जाता है। डीआरडीओ में प्रमोशन का यही पहली पॉलिसी है कि यहाँ क्या है कि आप टेक्नीशियन ए ज्वाइन करते हैं, बी बनते हैं, सी बनते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं टीए बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ 4 रहता है, यहाँ डायरेक्ट क्या होता है सी हो जाता है, 6 हो जाता है। तो जो 6 हो गया क्या हो गया, जो पे लेवल 6 हो गया, जो एस टी बी के क्या हो गया इक्वेलेंट हो गया। तो जो टी ए और टी ए होते हैं जो एस टी बी के इक्वेलेंट होते हैं। तो ये इसके लिए भी आपको क्या होता है आपको सेम 3 से 5 बरस एक तरह से वेट करना पड़ता है, अपार देना पड़ता है। इंटरनल कमेटी बैठती है और वहाँ आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। वो अगर आपको सजेस्ट करते हैं, आपको सब चीज़ स्कोर सही रहा तो आप टी ए बन जाते हैं। जो पे लेवल आपको 6 वहाँ मिलेगा, उसके बाद बेसिक पे आपको 35,400 से स्टार्ट होगा। और आपको जो रोल जो दिया जाएगा एक तरह से फील्ड टेक्निकल सपोर्ट के रूप में, ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो ये सारी चीज़ें लगभग काम सेम ही रहती है। क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है जो एस टी बी के एक तरह से होता है। तो उसके जैसा उसके बाद हम यहाँ देखने वाले हैं जब आप टी ए बन जाती हैं तो एक तरह से ये जो एज हो जाती है लगभग एक तरह से रिटायरमेंट वाला हो जाता है। लगभग 40 साल उधर लग जाती है, 30 वर्ष तो आराम से लग जाता है। सॉरी 30-40 नहीं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ए हमारा हो गया, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से ए हो गया, उसके बाद सी से ए हो गया। तो ये मतलब लगभग 5 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 15 हो गया। अगर एक बार में नहीं मिला तो आपको लगभग हो जाता है 20 हो जाता है। तो 20-25 तो आराम से तो लगभग 30 वर्ष यहाँ पर हो जाता है। तो 30 वर्ष के बाद आपको मान लीजिए अगर सर्विस और बचा है 40 साल है तो आपको आराम से टी ओ ए मिल जाती है। तो आप जब टी ओ ए मिल जाते हैं बन जाते हैं तो क्या होता है पे लेवल 7 से आपको स्टार्ट होता है। वहाँ पर आपको जो बेसिक होती है 44,900 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ क्या हो गया जो आपको जो वर्क रोल जो दिया जाएगा टेक्निकल टीम लीडर के रूप में या इंचार्ज टाइप का रोल दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पर जो काफ़ी जो अच्छा चीज़ होती है, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर मेहनत दी हैं तो आपको क्या होता है कि इजीली आप एक तरह से कमबैक कर सकते हैं। अगर आप टेक्नीशियन ये आए हैं तो कोई बात नहीं है। आपके जो हमारे लैब में हर डीआरडीओ लैब में एक फैसिलिटी है एलडीसी की फैसिलिटी है। अगर आपको पहले से डीआरडीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास आईटीआई डिग्री है प्लस आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टेक्नीशियन ए के रूप में ज्वाइन करते हैं तो ये फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास क्या है डिप्लोमा डिग्री है। तो आप यहाँ जब एलडीसी आएंगे तो आपके पास अगर 3 साल हो जाता है सर्विस का ये, तो आप क्या है कि एलडीसी के लिए एक तरह से एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब एलिजिबल हो जाते हैं तो आप क्या है कि डिप्लोमा लेवल पर जो एसटीबी की जो वैकेंसी आती है ओपन के रूप में, आप यहाँ इंटरनल वैकेंसी हमारे लैब में निकलती है। तो जब लैब में वैकेंसी निकलेगा 5 या 7 या 8 ऐसे निकलती है तो आप डायरेक्ट एलडीसी के जो लिमिटेड क्या होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आप एग्ज़ाम देकर आप क्या बन सकते हैं, डायरेक्ट आप एसटीबी बन सकते हैं। जब आप एसटीबी बन जाएंगे तो प्रमोशन आपको तुरंत क्या हो जाएगा टीओ एक तरह से 5 से 7 साल में हो जाएगा। फिर टीओ क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे, टीओ सी हो जाएंगे। तो एक तरह से डायरेक्ट आप एक तरह से जंप ले सकते हैं। तो आप टेक्नीशियन एक को हल्के में नहीं लीजिए, बस आज एक बार आप ज्वाइन कीजिए। सेंट्रल की जो जॉब होती है काफ़ी अच्छी जॉब होती है और यहाँ पर एट पे कमीशन अगर भी लगने वाला है तो एक तरह से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हम इससे पहले एस टी बी से टी ओ ए, टी ओ बी, टी ओ सी, टी ओ डी, टी ओ ई का जो प्रमोशन का जो हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मान लिया कि आईटीआई पर अभी जो फार्म भर रहे हैं उनके पास डिप्लोमा डिग्री है तो आप फार्म में ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि जब आप मेंशन करते हैं तो वहाँ पर आपको जब ज्वाइनिंग के समय या ड्यूटी के टाइम आपको वहाँ देखा जाता है, वेरीफाई करके आपको क्वालिफिकेशन को ऐड कर लिया जाता है, जिससे आप नेक्स्ट अब एलडीसी जब एग्ज़ाम होगी आपके लिए जब एलिजिबल होंगे तो आप उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है सिर्फ आईटीआई डिग्री है तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर आने के बाद आप एक तरह से इवनिंग कॉलेज यहाँ पर फैसिलिटी हर जगह लगभग रहती है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं डिप्लोमा को कर सकते हैं।
क्या होता है कि जो क्लास सैटरडे को चलती है या जो नाइट में क्लास चलती है, तो उसके तहत आप क्लास करके एक तरह से डिप्लोमा इवनिंग क्लास से कर सकते हैं। करके वो डिग्री को लेकर एक तरह से डिप्लोमा कर कर आप डायरेक्ट एसटीबी बन सकते हैं, क्योंकि एसटीबी टेक्नीशियन से एसटीबी बनना काफ़ी एक तरह से उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी आती है, तो आप बन सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ एक बार देखने वाला है कि यहाँ पर मान लें कि अगर एसटीबी अगर ज्वाइन करते हैं कोई, तो उनके लिए भी एलडीसी एग्ज़ाम होती है, एलडीसी उनके लिए भी एग्ज़ाम होती है। और वहाँ पर भी आप अगर मान लें कि डिप्लोमा के रूप में ज्वाइन करते हैं, तो आप यहाँ इवनिंग कॉलेज से बीटेक कर कर यहाँ पर साइंटिस्ट बी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एलडीसी के एग्ज़ाम के थ्रू। यहाँ भी वैकेंसी इंटरनली आती है। तो लेकिन यहाँ की दिक्कत क्या है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो उस समय बीटेक अलाउड नहीं रहता है। अगर आप परसुइंग है तो फॉर्म में फिल करें, दिखाएं कि हम परसुइंग हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ परसुइंग डिप्लोमा। अगर बीटेक परसुइंग है तो उसको फॉर्म में शो कीजिए। आपको मैक्सिमम 6 महीना का टाइम देगा कंप्लीट करने के लिए। अगर 6 महीना से ज़्यादा रहेगा तो उतना ज़्यादा नहीं देगा। अगर 6 महीने में आपको कंप्लीट हो जाता है तो टाइम भी देगा और उसको काउंट भी करेगा। लेकिन आपको जब डिग्री कंप्लीटेड होता है तो वहाँ पर एलिजिबल आप नहीं होते हैं। ओनली डिप्लोमा के लिए ही एसटीबी के लिए एलिजिबल होता है। अब नेक्स्ट यहाँ हम देखने वाले हैं एडिशनल बेनिफिट क्या क्या मिलता है। यहाँ पर देखते हैं कि एडिशनल बेनिफिट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। तो हम देखेंगे यहाँ की क्या क्या मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो मेडिकल फैसिलिटी सबसे पहले आपको सेल्फ मिलेगा, आपको मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, आपके मदर को मिलेगा। उसके बाद फादर को मिलेंगे, फादर हो गया। उसके बाद वाइफ को मिलेगा। उसके बाद टू चिल्ड्रेन को मिलती है। तो इतना तो इसके लिए क्या होती है, इसके लिए आपको एक प्लास्टिक कार्ड इशू किया जाता है। प्लास्टिक कार्ड रहता है जो सभी लोगों को प्लास्टिक कार्ड बनती है, और उसके तहत आपको एक तरह से यहाँ पर सीएचएस हॉस्पिटल होता है, वहाँ से आप रेफरल लेके किसी भी हॉस्पिटल से एक तरह से पैनल हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के केस में आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। आपको पैसा एक तरह से जब आप क्लेम करेंगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। बाकी आपको ये जनरल आपको कंडीशन है, तो अगर आप आराम से सीएचएस से रेफरल लेके जो पैनल हॉस्पिटल है, जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल पैनल होता है, उसमें आप आसानी से इलाज किसी को करा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखने वाले हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे तो वही आप जब एक तरह से वर्क करते हैं तो क्या होती है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर चूँकि डीआरडीओ ज़्यादा दिन का हमें एक तरह से ट्रेनिंग नहीं कराती है। ओनली क्या होती है 14 डे का ट्रेनिंग कराती है। तो 14 डे के ट्रेनिंग में क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको भेजा जाएगा अपने लैब से एक दूसरे लैब में, जहाँ पर जो सेक्टम के थ्रू जो जिस लैब को इनवाइट किया जाता है कि जो न्यू एसटीबी या जो न्यू टेक्नीशियन होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, तो वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है 14 डेज का एक तरह से ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको सारे बेसिक चीज़ें सिखाया जाएगा। एक्सेल एमएस वर्ड से लेके एक तरह से आपको जो एक तरह से क्या आपकी ड्यूटी है, क्या आपको करना है, उसके बाद आपको क्या एनपीएस है, हर चीज़ें एक तरह से बताई जाती है वहाँ पर। उसके बाद इसमें क्या होती है, आप सब गवर्नमेंट खुद 14 डे का आपको टीडी देगा, जाने का आने जाने के फेयर भी देगा, फ्लाइट से जा सकते हैं। उसके बाद है कि खाने रहने के लिए आपको एक्स्ट्रा देती है 750 एवरी डे देती है। 14 डेज का इतना 750 क्रॉस 14 हो गया। उसको आने जाने का किराया देती है। उसके बाद वहाँ के 14 दिन में एक दिन घूमने के लिए भी डीआरडीओ खुद अरेंजमेंट करती है। बाकी अपने अरेंजमेंट से वहाँ पर चूँकि सैटरडे संडे ऑफ रहती है, तो खुद वहाँ पर एक तरह से विजिट भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग देता है। क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग किया था, इंडक्शन ट्रेनिंग जोधपुर में किया था, तो वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर हम लोग जैसलमेर घूमने गया था और काफ़ी वहाँ पर मैंने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखा था, लोंगेवाला ईद स्थल देखा था। तो काफ़ी एक तरह से ट्रेनिंग में मज़ा आता है। 14 डेज का रहता है, लेकिन काफ़ी इन्जॉय और सीखने वाला चीज़ें होती है। तो ये हो गया ट्रेनिंग प्रोग्राम। साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग बीच बीच में आपको एवरी ईयर 1-2 ट्रेनिंग करना रहता है। आपको एक तरह से फील्ड में जो वर्क दिया गया है एक तरह से लैब में, उससे रिलेटेड रहती है, या अपने जो ब्रांच हो गया उससे रिलेटेड आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। तो एनपीएस में क्या होती है, जो एवरी मंथ क्या होता है 14% गवर्नमेंट एक तरह से देती है, 10% हमारा जो सैलरी से कटती है। बेसिक पहले क्या हो, बेसिक प्लस डीए का इतना हमारा एनपीएस में टोटल 24% क्या होता है हमारा अकाउंट में जमा होता है रिटायरमेंट प्लान के रूप में। ओटी के बारे में हम बात करेंगे तो ओटी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ओवर टाइम होती है, जो मंथली क्या होती है 25 डेज का ओटी मिलती है। इसके लिए लगभग 7 से 8 थाउजेंड आपको क्या होती है, 7,000 से 7K से 8K तक आपको मिलती है, एक्स्ट्रा मिलती है।
तो बेसिक कितना लगभग 46 हो गया। और अगर 7 से 8 जोड़ लेते हैं तो लगभग 54-55 के हज़ार एक तरह से ये हमारा हो गया, ग्रॉस पे हो गया। टीडी की बात करते हैं तो अगर आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं 60 किलोमीटर रेडियस से ज़्यादा जाते हैं तो आपको क्या होता है, टीडी जनरेट होता है। एक दिन का जो टीडी 750 रुपीज़ एक तरह से मिलता है। इतना में आप जितना दिन बाहर रहेंगे उतना ज़्यादा, अगर 5 डे रहते हैं तो इतना क्रॉस 5 जोड़ लीजिए, अगर 10 डे रहता है तो उतना मिलेगा। इसमें क्या होती है, आपको रहने और खाने के लिए इतना दिया जाता है। तो एक तरह से आप जब भी बाहर जाते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट पे करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हायर स्टडी। तो हायर स्टडी के बारे में हमने बात अभी कर लिया कि अगर आप ITI करके आए हैं तो उसके लिए अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर चैनल से NOC वगैरह दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए। बट इवनिंग कॉलेज से आप कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर से आप कोर्स को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी आप एम्प्लॉयड हैं, आप जॉब कर रहे हैं। तो जो नाइट में क्लास कराती है, जो एक तरह से सैटरडे संडे को क्लास कराती है, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेके आप एक तरह से हायर स्टडी कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा हो गया, BSc हो गया, ये सभी कर सकते हैं, BSc भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि CHD कैंटीन फैसिलिटी। तो क्या होती है कि गवर्नमेंट आपको, चूँकि आप डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हैं, तो जब आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हैं तो आपको क्या होती है कि CHD कैंटीन फैसिलिटी दी जाती है। तो इसके लिए क्या होती है कि ईच एम्प्लॉय को एक कार्ड इशू करती है, जिस कार्ड के यूज करके आप किसी भी कैंटीन में जाकर अपने जो ज़रूरत के सामान हो गया, तो बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं कैंटीन में, जिसमें विदाउट GST, इसमें कोई GST नहीं लगता है। और काफ़ी भी लगभग लगभग क्या होती है 60% रेट पर हमें सामान मिल जाती है, 60% से 70% रेट पर, लगभग 30 से 40% तक इसमें क्या होता है, छूट रहता है। तो दोस्तों ये था DRDO सेप्टेम्बर 11 में टेक्नीशियन ये पोस्ट के कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप DRDO में करियर बनाना चाहते हैं तो टेक्नीशियन ये एक बेस्ट एंट्री पोस्ट है, जिसमें सैलरी ठीक ठाक है, फैसिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है, और प्रमोशन के जो स्कोप है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो STV की हमने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसको अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं उसको। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं हूँ ललन, और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय DRDO।